स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 पाठ 11 साइंस विज्ञान। पाठ का नाम है ध्वनि। तो क्या है हमारे शीर्षक पाठ का? ध्वनि, साउंड। तो बच्चों, यह जो है ध्वनि से आप क्या समझते हैं? ध्वनि कितनी प्रकार की होती है? ध्वनि का आविष्कार कैसे हुआ? कैसे वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की? हम यह सब जो है इस पाठ में पढ़ेंगे। जैसे अब आप मनुष्य है, एक मानव शरीर है, पशु हैं, पक्षी हैं और बहुत से हमारे यहाँ ऐसे जीव हैं। तो क्या है, सब एक ध्वनि को सुनते हैं। ध्वनि क्या हम कानों से सुनाई देती है। तो कैसे, अब आप कई बार बैठे होते हो, आपको पक्षियों के चहचहाने की आवाज़ सुनते हो आप, या आपको कोई नाम से बुलाता है तो वो आप आवाज़ को सुनाई देती है आपको। तो यह सब जो है सुनाई देना, ध्वनि कैसे सुनाई देती है? हम कानों से अपने सुनते हैं। और जैसे किसी वाहन का हॉर्न बज रहा है तो आप पहचान लेते हो, ये बस का बज रहा है, ये ट्रक का बज रहा है, ये रेलगाड़ी का जो है बज रहा है। तो इस तरह से ये सब जो हैं हमें जो आवाज़ें सुनाई देती हैं वो क्या हैं? ध्वनि। तो हम साउंड, ध्वनि, यह पाठ 11 कक्षा 9 शुरू करते हैं। देखिए आप इसमें, प्रतिदिन हमें मानवों, पक्षियों, घंटियों, मशीनों, वाहनों, टेलीविज़न, रेडियो आदि की ध्वनि सुनाई देती है। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है जो हमारे कानों में श्रवण का संवेदन उत्पन्न करती है। ऊर्जा के अन्य रूप भी हैं जिनमें शामिल है यांत्रिक ऊर्जा, प्रकाश ऊर्जा आदि। ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही क्या है, उसका विनाश किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक से दूसरे रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। जब हम ताली बजाते हैं तो ध्वनि उत्पन्न होती है। क्या हम अपनी ऊर्जा का उपयोग किए बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकते हैं? ध्वनि उत्पन्न करने के लिए हम ऊर्जा के किस रूप का उपयोग करेंगे, हम वह सब जो है इस पाठ में पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और किस माध्यम से यह किस प्रकार संचारित होकर हमारे कानों द्वारा ग्रहण की जाती है। तो देखो बच्चों, अब जैसे आप हैं, अब ये हमने जो पढ़ा है इसका आप अर्थ समझिए। जैसे अब आप जब तक ताली नहीं बजाएंगे, किसी को आवाज़ नहीं लगाएंगे, तब तक दूसरा व्यक्ति आपकी आवाज़ नहीं सुन सकता, आपकी ताली की आवाज़ नहीं सुन सकता। तो फिर इसके लिए आपको क्या है, आप ऊर्जा इस्तेमाल करते हो। हमने पिछले पाठ में पढ़ा था कि कैसे जो है कार्य करने के लिए आपको ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो ऐसे ही आपको किसी को आवाज़ लगानी है तो आप मुंह से बोलोगे तभी उसके कानों में आपकी आवाज़ जाएगी। और ऐसे ही पक्षी हैं, पशु हैं, ये भी ज़ोर लगाते हैं बोलने के लिए, आप भी ज़ोर लगाते हो। तो ये ऊर्जा जो है, ध्वनि ऊर्जा भी देखो कि हमें किसी को बुलाने के लिए भी क्या है, हमें ऊर्जा का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो देखो अब हम इसमें आगे क्या पढ़ेंगे कि ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है और वो किस माध्यम से हमारे कानों में पहुंचती है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो आगे है हमारा ध्वनि का उत्पादन, प्रोडक्शन ऑफ साउंड। तो ये देखो आप, क्रियाकलाप है, एक्टिविटी है 11.1। एक संवृत्त द्विभुज लीजिए तथा इसकी किसी भुजा को एक रबड़ के पैड पर मारकर इसे कंपित कराइए। अब क्या है, आपने एक द्विभुज लिया और इसकी एक भुजा को एक रबड़ के पैड पर मार दिया और फिर क्या हुआ, उसमें एक कंपन पैदा हुआ। और फिर इसे अपने कान के समीप लाइए और फिर इसको आप क्या करोगे, अपने कान के पास लाओगे। क्या आपको कोई ध्वनि सुनाई दे रही है? तो जब कोई भी चीज़ कांपती है तो उसकी कंपन जो है बच्चों वो सुनाई देती है। फिर आप आगे देखें,
उसके बाद आप क्या अनुभव करेंगे, अपने मित्रों के साथ इसको देखना है कि किस तरह से जो है आपने कंपन पैदा की। अब आप क्या करेंगे, एक टेबल टेनिस या एक छोटी प्लास्टिक की गेंद के एक धागे की सहायता से किसी आधार से लटकाइए और एक लंबी सुई तथा धागा लीजिए। धागे के एक सिरे पर एक गांठ लगाकर तथा सुई की सहायता से धागे को गेंद में पिरोइए। पहले कंपन न करते हुए चतुर्भुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। फिर कंपन करते हुए सवृत्र द्विभुज की एक भुजा से गेंद को स्पर्श कीजिए। अब आप क्या करोगे, जब आप एक टेबल टेनिस की बॉल या कोई भी जब आप प्लास्टिक की बॉल लेते हो और उस पर धागा बांधकर खेलते हो और दीवार पर मारते हो या फर्श पर मारते हो तो वो टक आवाज़ करके ऊपर आ जाती है बॉल। तो क्या है कि उसमें क्या हो रहा है, आपको बॉल की आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, तो यह है आपको जो है वो बॉल में कंपन सा पैदा हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हो किसमें, चित्र 11.1 में आपने देखा कि धागा है ऊपर और टेबल टेनिस की गेंद है और उसके बाद क्या है, कंपन सुवृत्त द्विभुज आपको दिखाई दे रहा है। और कंपन सवृत्त द्विभुज है वो लटकी हुई टेबल टेनिस की गेंद को क्या है, स्पर्श करते ही आपको पता लग रहा है। फिर आप आगे देखेंगी, देखिए क्या होता है, अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए और दोनों अवस्थाओं में अंतर की व्याख्या करने का प्रयत्न कीजिए। अब आपने इन दोनों को देखा और फिर इनकी अब आप क्या व्याख्या करते हैं। अब आप क्रियाकलाप देखें 11.2, एक बीकर या गिलास को ऊपर तक जल से भरिए। अब आपने क्या करना है, एक बीकर लेना है और उसमें क्या है, उसके अंदर आपने क्या करना है, जल को भरना है। और फिर क्या करना है, कंपन सवृत्त द्विभुज की एक भुजा को चित्र 11.2 में देखो। अब आप 11.2 चित्र देखेंगे, इसमें आप क्या देखेंगे, इसमें आप देखेंगे कि किस तरह से जो है अब आपने इसको जो है आप चित्र देख रहे हैं, चित्र में 11.2 में अनुसार जो है आपने जल की सतह से इसको स्पर्श कराना है। अब साथ ही साथ आप देखिए चित्र 11.3, उसमें क्या है, उसमें भी आपने एक जो बीकर है या गिलास लिया उसको जल से भर दिया। तो उसमें क्या हुआ, उसमें जो है कंपन सवृत्त द्विभुज की दोनों भुजाओं को जल में हमने डुबो दिया। 11.2 में हमने ऊपर सतह पर स्पर्श कराया था, इसको हमने जल में डुबो दिया। देखिए कि दोनों अवस्थाओं में क्या हो रहा है। साथियों के साथ आप यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो भी हम क्रियाकलाप करते हैं उसमें कंपनमान वस्तु के बिना ध्वनि उत्पन्न कर सकता है। तो जितने भी अभी तक आपने क्रियाकलाप किए उसमें सवृत्त द्विभुज से आघात द्वारा जो है आप ध्वनि को उत्पन्न कर सकते हैं। विभिन्न वस्तुओं में घर्षण द्वारा खुरच कर, रगड़ कर, वायु फूंक कर या उनको हिलाकर जो है ध्वनि को उत्पन्न किया जाता है। इन क्रियाकलापों में आप क्या कर रहे हैं, इन वस्तुओं को कंपमान कराया जा सकता है और ध्वनि उत्पन्न कराई जा सकती है। कंपन का अर्थ क्या होता है, पहले आप यह समझिए कि कंपन का अर्थ क्या होता है। कंपन का अर्थ यह होता है जब किसी वस्तु का तेजी से बार बार इधर उधर गति करना, वो क्या कहलाता है, कंपन कहलाता है। जब आप जैसे अब टेनिस की बॉल ही ले लीजिए, उसको आप जब फेंक रहे हो इधर से उधर टक 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 एक आवाज़ ही आती रहती है, तो वो क्या है, कंपन हो रहा है, उसमें गति हो रही है। तो मनुष्यों में वाक ध्वनि उनके वाक तंतुओं के कंपित होने के कारण होती है। अब जैसे आप कोई गाना गाते हैं, किसी को आवाज़ लगाते हैं या किसी से
बात करते हैं तो जो आपकी वाक ध्वनि है वो क्या होती है, आपके बोलने के तंतुओं को कंपन करती है और जिसके कारण जो है आपकी आवाज़ बाहर आती है। अब ऐसे ही जब कोई पक्षी अपने पंख फड़फड़ाता है तो क्या आप किसी प्रकार की ध्वनि सुनते हैं? बिल्कुल आपको सुनाई देती है कि जब कोई भी आपके पास कबूतर है, चिड़िया है, पंख फड़फड़ाती है तो उनके फड़फड़ाने की आवाज़ आपको सुनाई देती है। इसी तरह से आप देखें कि जब मक्खी भिनभिनाने की ध्वनि कैसे उत्पन्न करती है। अब मक्खी भी है, जब भिनभिनाती है, जब आपके आसपास कोई मक्खी आ जाती है तो आपके कानों में कैसे भूं भूं की आवाज़ आती रहती है। तो आप क्या समझते हो? तो आप समझ जाते हो कि हमारे आसपास कोई मक्खी है जो घूम रही है और आपको परेशान कर रही है। आगे देखें, एक तनित हुए रबड़ के छल्ले को बीच में से खींचकर छोड़ने पर यह कंपन करता है और ध्वनि उत्पन्न करता है। यदि आपने कभी ऐसा नहीं किया तो इसे खींचिए और तनित हुई रबड़ के छल्लों के कंपन को देखिए। तो बच्चों, किस तरह से जब आप देखते हो कि दो रबड़ के छल्ले हैं, उनको आपस में आप खींचते हो, कैसे तन से आवाज़ आती है, तो वो क्या होता है, एक ध्वनि को उत्पन्न करता है। ये आप जो है एक्टिविटी आप करके भी देख सकते हो। अब आप आगे एक्टिविटी देखेंगे हम 11.3 विभिन्न वाद्य यंत्रों की सूची बनाइए। अपने मित्रों के साथ विचार विमर्श कीजिए कि ध्वनि उत्पन्न करने के लिए इन वाद्य यंत्रों का कौन सा भाग कंपन करता है। अब जैसे आप सितार या गिटार देखो, उनके तार बंधे हुए होते हैं, तो उन तारों पर जब आप उंगली लगाते हो तो कैसे आवाज़ निकलती है। तो ऐसे ही आपको कुछ वाद्य यंत्र लिखनी है, जैसे हारमोनियम है, तबला है, गिटार है, सितार है, और फिर आप उनके किस भाग को छेड़ते हो तो आवाज़ आती है, उस भाग के बारे में आपको लिखना है। अब हम देखेंगे आगे ध्वनि का संचरण। ध्वनि का संचरण कैसे होता है? हमें ज्ञात है कि ध्वनि कंपन करती है। आपने देखा ना कि ध्वनि, अभी तक हमने पढ़ा तो उसमें आपने क्या समझा कि ध्वनि जो है वो कंपन करती है और यह वस्तुओं के द्वारा उत्पन्न होती है। तो ध्वनि किससे उत्पन्न होती है? ध्वनि कंपन करती हुई वस्तुओं के द्वारा जो है उत्पन्न होती है। द्रव्य जिससे होकर ध्वनि संचरित होती है माध्यम कहलाता है। अब क्या माध्यम कहलाता है कि जब द्रव्य, कोई भी जो द्रव्य, हमारी आवाज़ है या पक्षियों की आवाज़ है, वो जिसमें से होकर ध्वनि संचरित होती है उसका वो माध्यम बन जाती है। यह ठोस, द्रव या गैस हो सकता है। स्रोत से उत्पन्न होकर ध्वनि सुनने वाले तक किसी माध्यम से होकर पहुंचती है। जब कोई वस्तु कंपन करती है तो यह अपने चारों ओर मौजूद माध्यम के कणों को कंपमान कर देती है। ये कण कंपमान वस्तु से हमारे कानों तक स्वयं गति कर नहीं पहुंचते हैं। सबसे पहले कंपमान वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण अपनी संतुलित अवस्था से विस्थापित होते हैं। तो बच्चों, कभी कोई चीज़ है, आपने देखा है कि ताली भी कैसे बजेगी, आप दोनों हाथ एक दूसरे से टकराओगे तभी आपको ताली के बजने की आवाज़ आएगी। इसी तरह से जब आपकी आवाज़ निकलती है तो बच्चों, ध्वनि जो है, आप आवाज़ निकालते हो, आवाज़ कितनी तरह से निकलती है। कुछ शब्द आपके दांतों को जो है टकराने से निकलते हैं, कुछ जीवा से निकलते हैं, और कुछ आपकी जीवा जब तालू से टकराती है तो जो है कुछ शब्द हमारे बाहर आते हैं। तो ये जो है वस्तुओं की
आपने हिंदी विषय में कभी ध्वनि के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें आता है कि जैसे आपके होते हैं ना ये क्वर्ग, च्वर्ग, ट्वर्ग, तो इनमें क्या है कि जो आपके जैसे क ख ग आ गया, तो क ख ग आप कुछ वर्ड ऐसे बोल के देखेंगे, फिर आप त बोलते हैं, त जो है आपकी जीवा जब आपकी तालू से टकराती है तो त शब्द बाहर आता है। ऐसे ही बहुत से शब्द हैं जो आपके दांत जब आपस में टकराते हैं तो निकलता है, कुछ आपके जीवा जब तालू से लगती है तो निकलते हैं। तो इसी तरह से जो है बच्चों, हमारे जब कानों तक जो भी आवाज़ आती है वो सबसे पहले क्या होती है, वस्तु के संपर्क में रहने वाले माध्यम के कण आपस में जब संतुलित होते हैं तो उसके बाद जो है हमारी कानों में आवाज़ आती है। जैसे अब कुछ विराम अवस्था में हैं, कुछ आप देख सकते हैं, इसमें हम पढ़ेंगे जैसे परिणाम स्वरूप निकटवर्ती कण अपनी विराम अवस्था से विस्थापित हो जाते हैं। निकटवर्ती कणों को विस्थापित करने के बाद जो है प्रारंभिक कण जो हैं अपनी मूल अवस्थाओं में वापस लौट आते हैं। माध्यम में यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि ध्वनि आपके कानों तक नहीं पहुंच जाती। माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न जो विक्षोभ है वो माध्यम के कण नहीं, माध्यम से होता हुआ संचरित होता है। तो देखो, अब बहुत से कण ऐसे हैं जो अपनी मूल अवस्था में वापस आ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं बच्चों जो अगर आप धीरे से बोलते हो तो वो सामने वाले के कान तक जाते ही नहीं है, वो वापस आपके पास आ जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं, कुछ ध्वनियाँ ऐसी होती हैं जो कि बिना कंपन किए ही अपने मूल में वापस आ जाती हैं। अब आप आगे देखें, तरंग एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है और माध्यम के कण जो हैं वो निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। पहले देखा था आपने ऊर्जा से, अब क्या है ध्वनि के में भी क्या आ गया, अब गति आती है। वो गति किस तरह से उत्पन्न होती है, आप देखो कि जब एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति करता है, तरंग है, जैसे तरंग क्या है, एक विक्षोभ है जो किसी माध्यम से होकर गति कर रहा है और वो माध्यम के कण जो हैं बच्चों वो निकटवर्ती कणों में गति उत्पन्न कर देते हैं। ये कण क्या हैं, इस प्रकार की गति अन्य कणों में उत्पन्न कर देते हैं। माध्यम के कण जो हैं वो स्वयं आगे नहीं बढ़ते हैं, लेकिन विक्षोभ जो है आगे बढ़ जाता है। इसी तरह से क्या होता है फिर जो है उसमें जो गति के कण हैं वो उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे अब ध्वनि है, ध्वनि तरंगें माध्यम के कणों की गति द्वारा क्या होती हैं, अभिलक्षित होती हैं और हम इनको क्या बोलते हैं, और हम इनको यांत्रिक तरंगें कहते हैं। आगे देखें आप, ध्वनि के संचरण के लिए सर्वाधिक सामान्य माध्यम वायु है। जब कोई कंपमान वस्तु आगे की ओर कंपन करती है तो आपके सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती हुई इस प्रकार एक उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इस क्षेत्र को आप क्या बोलते हैं, संपीड़न। संपीड़न को किससे परिभाषित कर रहे हैं, वो सी से। तो अब आप एक चित्र देख सकते हैं 11.4 का अवलोकन करें। इसमें क्या है, कंपमान वस्तु किसी माध्यम में संपीड़न सी तथा विरलन आर को श्रेणी उत्पन्न करते हुए। अब देखो कि सी में पहले कैसे लाइनें आ रही हैं, आर में कैसे बिंदु हैं, फिर सी में कैसे हो गया, फिर आर में कैसे हो गया। तो ये क्या है, ये क्या कर रही हैं, अपने सामने की वायु को धक्का देकर संपीड़ित करती हैं, जिससे क्या होता है, उच्च दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो फिर हम इसको क्या बोलते हैं, संपीड़न बोलते हैं। संपीड़न जो है वो कंपमान वस्तु से दूर आगे की ओर गति करता है। जब कंपमान वस्तु पीछे की ओर कंपन करता है तो क्या होता है, निम्न दाब का क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है
है जिसे हम आर कहते हैं, विरलन कहते हैं। अब आपने चित्र देखा 11.4, इसमें कब कब वस्तु जो है वो कंपन कर रही है, ये आपने देखा। अर्थार्थ क्या है इसमें, आगे तथा पीछे तेजी से गति करती है तो वायु में संपीड़न और विरलन की एक श्रेणी बन जाती है। यही संपीड़न तथा विरलन जो है वो ध्वनि तरंग बनाते हैं जो माध्यम से होकर संचरित होती है। संपीड़न जो है हमारा उच्च दाब का क्षेत्र है एवं विरलन जो है आपका निम्न दाब का क्षेत्र है। दाब किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित है। किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व अधिक दाब को एवं कम घनत्व कम दाब को दर्शाता है। इस प्रकार ध्वनि का संचरण घनत्व परिवर्तन के संचरण के रूप में भी देखा जा सकता है। अब क्या है इसमें, यह आगे तथा पीछे तेज गति से क्या है, पीछे तेजी से गति करते हैं तो वायु में क्या है, एक संपीड़न और विरलन। अभी हमने आपको समझाया कि संपीड़न क्या है और विरलन क्या है, एक श्रेणी बना लेते हैं। और यही जो संपीड़न और विरलन है ये क्या करते हैं, यह ध्वनि की तरंगे बनाते हैं और जो इनके माध्यम से संचरित होती है। संपीड़न आपका क्या है, उच्च दाब का क्षेत्र है और विरलन आपका निम्न दाब का क्षेत्र है। यह आपको याद रखना है, ये आगे प्रश्नों में भी आएगा जब आप अभ्यास के प्रश्न करेंगे। तो दाब जो होता है वो किसी माध्यम के दिए हुए आयतन में कणों की संख्या से संबंधित होता है और जबकि किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व जो होता है वो अधिक दाब में कम घनत्व कम दाब को भी दर्शाता है। तो इस प्रकार ध्वनि का संरचन जो है वो घनत्व परिवर्तन के संरचन के रूप में भी देखा जा सकता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न है, आप इस प्रश्न को देखिए। किसी माध्यम में ध्वनि द्वारा उत्पन्न विक्षोभ आपके कानों तक कैसे पहुँचता है, इसका उत्तर लिखेंगे आप। कोई भी कंपित वस्तु माध्यम में संपीड़न तथा विरलन उत्पन्न करती है। ये तरंगे ध्वनि तरंगों के रूप में एक दूसरे के पीछे चलती हुई हमारे कानों तक पहुंचती हैं। ये तरंगे हमारे कान के पर्दों पर बल लगाती हैं, उसे कंपित करती हैं और इस प्रकार हमें ध्वनि सुनाई देती है। तो बच्चों समझ आया आपको इस प्रश्न का उत्तर। अब हम आगे देखेंगे, आगे है हमारा ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो अब यह क्रियाकलाप आप एक देख सकते हैं, यह क्रियाकलाप है। एक सिलंकी लीजिए। अब सिलंकी को चित्र 11.5a में दिखाए अनुसार खींचिए। अपने मित्र की ओर सिलंकी को एक तीव्र झटका दीजिए। तो आप देखते हैं, यदि आप अपने हाथ से सिलंकी को लगातार आगे पीछे बारी बारी से धक्का देते और खींचते रहेंगे तो आप क्या देखेंगे कि वो, देखो पहले एक ही शेप आ रही थी उनकी गोलों की, अब क्या है, कहीं कम कहीं ज़्यादा
कहीं कम कहीं ज़्यादा आपको दिखाई दे रही हैं। तो यह जो है बढ़ती और कम होती रहेगी। तो इसीलिए हम यह देख रहे हैं। और यदि आप श्रीलंकी पर एक चिन्ह लगा दें तो आप देखेंगे कि श्रीलंकी पर लगा चिन्ह जो है वो विक्षोभ के संचरण की दिशा में गति कर रहा है। तो आप देखो किस तरह से वो गति कर रहा है। एक साइड से आप धक्का दे रहे हैं, दूसरी साइड से आपका मित्र उसको खींच रहा है। उन क्षेत्रों को जहां श्रीलंकी की कुंडलियां पास पास आ जाती हैं संपीड़न सी कहा जाता है, और उन क्षेत्रों को जहां कुंडलियां दूर दूर हो जाती हैं उन्हें विरलन आर कहा जाता है। अब पहले चित्र में तो सब एक समान है, दूसरे चित्र में आप देख रहे हैं जहां पर वो पास पास है वहां सी लिखा हुआ है, जहां पर वो दूर हो गए वहां आर लिखा हुआ है। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये संपीड़न और विरलन किस तरह से दर्शाया गया है। इसीलिए हम जानते हैं कि जब किसी भी माध्यम से ध्वनि जो है संपीड़न और विरलन के रूप में संचरित होती है, श्रीलंकी में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना की जा सकती है, तो इन तरंगों को अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ के संचरण की दिशा के समानांतर होता है। कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति नहीं करते, लेकिन अपनी विराम अवस्था से आगे पीछे दोलन करते हैं। ठीक इसी प्रकार ध्वनि तरंगे संचरित होती हैं, अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अब आपने पहले ये विरलन और संपीड़न के बारे में पढ़ा, अब आप क्या पढ़ेंगे इसमें? अब आप यह देखेंगे कि हमारे यहाँ पर अनुदैर्घ्य तरंगे और इसके बाद जो है विस्थापन जो है विक्षोभ जब होता है तो किस तरह से तरंगों का जो है संचरित होती हैं। ध्वनि तरंगे हैं, अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। तो यह अब आप देखोगे जब किसी भी माध्यम में विक्षोभ की तुलना की जाती है तो इन तरंगों को हम क्या कहते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगे कहा जाता है। जब श्रीलंकी में विक्षोभ के संचरण और किसी माध्यम में विक्षोभ की तुलना, जब दो चीज़ों में तुलना हो रही है तो वो क्या कहलाती है? आपकी अनुदैर्घ्य तरंगे। और इसी तरह से जब इन तरंगों में माध्यम के कणों का विस्थापन विक्षोभ में के संचरण में जो है एक ही दिशा के समांतर होता है और कण एक स्थान से दूसरे स्थान तक गति भी नहीं करते हैं, अपनी विराम अवस्था में ही आगे पीछे होते रहते हैं, तो इस प्रकार की तरंगों को हम ध्वनि तरंगे संचरित होती है। अतः ध्वनि तरंगे अनुदैर्घ्य तरंगे हैं। अब ये दोनों जो हैं एक प्रकार की ही तरंगे हैं। यदि हम श्रीलंकी के अपने हाथ में पकड़े सिरे को आगे पीछे धक्का न देकर दाएं बाएं हिलाएं तब भी हमें श्रीलंकी में तरंगे उत्पन्न होती हुई दिखाई देती हैं। और इस तरह की जो तरंगों के कण हैं वो संचरण की दिशा में कंपन नहीं करते, लेकिन वो क्या करते हैं बच्चों? तरंग के चलने की दिशा के लंबवत विराम अवस्था में ऊपर नीचे कंपन करते हैं। देखो कंपन भी कितनी तरह का है। आप जैसे जैसे पढ़ रहे हो कि अगर आप उसको एक ही दिशा में खींच रहे हो तब भी कंपन हो रहा है, उसको आगे पीछे कर रहे हो तब भी कंपन हो रहा है। वो कंपन कोई विराम अवस्था में है, कोई तो उसमें कुछ हो रहा है। तो इस तरह से जो है कंपन भी हमारा किस तरह से होता है। तो इस प्रकार अनुप्रस्थ तरंग वह तरंग है जिसमें माध्यम के कण अपनी मध्य स्थितियों पर तरंग के संचरण की दिशा के लंबवत गति करते हैं। किसी तालाब में पत्थर का टुकड़ा फेंकने पर जल की सतह पर दिखाई देने वाली तरंगे अनुप्रस्थ तरंग का एक उदाहरण है। तो प्रकाश भी क्या है? हमारा अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व के नहीं होते हैं। तो प्रकाश तरंगे यांत्रिक तरंगे
नहीं है। तो अब आप यहाँ पर यह समझ जाओ कि प्रकाश भी क्या है, अनुप्रस्थ तरंग है, किंतु प्रकाश में दोलन जो है आपका माध्यम के कणों या उनके दाब या घनत्व का नहीं होता है, इसीलिए जो हमारी प्रकाश तरंगे हैं वो क्या हैं, आपकी यांत्रिक तरंगे नहीं है। अब आप क्या पढ़ोगे आगे, आप पढ़ोगे आगे अब ध्वनि तरंग के अभिलक्षण। किसी ध्वनि तरंग के निम्नलिखित अभिलक्षण होते हैं। पहला है आवृत्ति, दूसरा है आयाम, तीसरा है वेग। तो ध्वनि तरंग जो है वो ग्राफीय रूप में 11.6, अब आपके यहाँ जो ये 11.6 चित्र है उसमें ABC 3 चित्र बनाए गए हैं। तो जो इनमें इन चित्रों से आपको यह सब बातें और अच्छे से स्पष्ट कर दी जाएंगी। आप चित्र को भी अच्छे से देखना और यह भी आपने पढ़ना। जैसे ध्वनि तरंग ग्राफीय रूप में आप किस में देख सकते हो, चित्र जो आपका 11.6 का सी भाग है। सी भाग में आप देख रहे हो ये ग्राफ, आपने मैथ में ग्राफ बनाया है, साइंस में भी ग्राफ बनाया है, तो यह ग्राफ बना हुआ है। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप देखें कि किस तरह से जो है किसी निश्चित समय पर माध्यम का घनत्व और दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होता है। जो आप किस में देखोगे, चित्र 11.A तथा 11.6B में। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है तो घनत्व और दाब में क्या उतार चढ़ाव आते हैं, यह आप इन चित्रों से जो है अच्छी तरह से सीख सकते हो। और अब फिर संपीड़न क्या है, संपीड़न वह क्षेत्र होता है जहां कण जो हैं पास पास आ जाते हैं। अब इसमें भी देखो, एक में कण बहुत पास पास हैं, वो हमारा C है, जिसमें कण दूर दूर हैं वो हमारा R है। और किस तरह से ये घनत्व में विभिन्नताएं आ रही हैं ये आप देख रहे हो। और बी में आप क्या देख रहे हो, दाब की जो है विभिन्नताएं वो क्या हैं, किस तरह से लाइनें साथ साथ हैं और किस तरह से दूर दूर हैं, इसको भी C और R से दर्शाया गया है। तो बच्चों, इन वक्र के ऊपरी भाग में दिखाया गया शिखर अधिकतर संपीड़न के क्षेत्र को प्रदर्शित करता है। इस प्रकार संपीड़न हमारा वह क्षेत्र बन जाता है जहाँ घनत्व और दाब दोनों ही अधिक होते हैं। तो संपीड़न क्या क्षेत्र है, जहाँ घनत्व और दाब आपका दोनों अधिक है। विरलन जो है आपका निम्न दाब का वह क्षेत्र है जहाँ कण जो हैं आपके दूर दूर होते हैं और उन्हें घाटी से प्रदर्शित करते हैं। इन्हें वक्र के निम्न भाग में दिखाया गया है, जो आप चित्र 11.6C में आप अच्छे से देख रहे हो। शिखर को तरंग का श्रृंग और घाटी को गर्त कहा जाता है। अब देखो किस तरह से इसको क्या कहा जाता है, शिखर को तरंग का श्रृंग और घाटी का गर्त कहा जाता है। तो दो क्रमगत संपीड़नों C अथवा दो क्रमगत विरलन R के बीच की दूरी तरंग दैर्घ्य कहलाती हैं। तो तरंग दैर्घ्य को साधारणतः ग्रीक अक्षर लैम्डा से निरूपित किया जाता है और इसका जो बच्चों वो है SI मात्रक क्या है, मीटर M है। तो अब आपको यह और भी समझ में आ गया अच्छे से कि किस तरह से जो है C और R को हमने के बीच की दूरी को हमने क्या कहा है, तरंग दैर्घ्य कहा है। और इसको हम I और SI के रूप में भी, और इसका मात्रक आपका क्या है, मीटर M है। अब आप एक यहाँ पर चित्र देख रहे हो, हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज।
हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज का जन्म 22 फरवरी 1857 को हैम्बर्ग, जर्मनी में हुआ और उनकी शिक्षा बर्लिन विश्वविद्यालय में हुई। उन्होंने जेसी मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत की प्रयोगों द्वारा पुष्टि की। उन्होंने रेडियो, टेलीफोन, टेलीग्राफ और टेलीविज़न के भी भविष्य में विकास की नींव रखी। उन्होंने प्रकाश विद्युत प्रभाव की भी खोज की, जिसके बाद में एल्बर्ट आइंस्टाइन ने व्याख्या की। आकृति के एसआई मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा गया। तो देखो बच्चों, हमने जब पीछे पाठ पढ़ा था उसमें भी जो जूल था वो वैज्ञानिक के सम्मान में ही उसका जो है मात्रक रखा गया था। इसी तरह से यहाँ पर भी आवृत्ति के एसआई मात्रक का नाम जो है उनके सम्मान में रखा गया। हेनरिच रुडोल्फ हर्ट्ज के सम्मान में एसआई का जो है मात्रक का नाम उनके सम्मान में रखा। अब हम आगे देखते हैं। आवृत्ति से हमें जानकारी प्राप्त होती है कि कोई घटना कितनी जल्दी घटित होती है। मान लीजिए एक व्यक्ति किसी ढोल को पीट कर बजा रहा है, तो वह ढोल को 1 सेकंड में कितनी बार पीटता है। यह उसके द्वारा ढोल को पीटने की आवृत्ति है। अब देखो, जब कोई भी व्यक्ति ढोल बजाता है तो एक व्यक्ति होता है कितने आराम से बजाता है और कोई व्यक्ति होता है बच्चों वो ज़ोर ज़ोर से बजाता है। तो एक बार में वो कितने बार अपनी डंडी को उस ढोल पर पीटता है, यह उस पीटने की आवृत्ति है। तो और जब ध्वनि किसी माध्यम से संचरित होती है तो माध्यम का घनत्व किसी अधिकतम व न्यूनतम मान के बीच में बदल जाता है। अब देखो, अब घनत्व को उन्होंने कैसे रखा है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान तक परिवर्तन में तथा पुनः अधिकतम मान तक आने पर एक दोलन जो है वो पूरा होता है। एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। तो अब आप देखें, एकांक समय में इन दोलनों की कुल संख्या को ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहा जाता है। अब यहीं पर यदि हम प्रति एकांक समय में अपने पास से गुजरने वाले संपीड़न और विरलन की संख्या की गणना करें तो क्या होगा, हमें ध्वनि तरंग की क्या ज्ञात हो जाएगी, आवृत्ति ज्ञात हो जाएगी। कि इसे सामान्यतः ग्रीक भाषा जो ग्रीक अक्षर न्यू से प्रदर्शित किया जाता है। इसका एसआई मात्रक हर्ट्ज को हमने किससे किया है, HZ से। तो अब आप समझ सकते हैं इसमें कि किस तरह से जब संपीड़न और विरलन की हम संख्या को गिनते हैं तो यह क्या होती है, इससे हमें क्या ज्ञात होता है, इससे हमें ध्वनि तरंग की आवृत्ति ज्ञात हो जाती है। अब आप आगे देखें, 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलन को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का आवर्त काल कहा जाता है। या हम कह सकते हैं कि एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है। अब क्या है, 2 क्रमागत संपीड़न या 2 क्रमागत विरलनों को किसी निश्चित बिंदु से गुजरने में लगे समय को तरंग का क्या कहा जाता है, आवर्त काल कहा जाता है। और या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं, एक संपूर्ण दोलन में लिया गया समय ध्वनि तरंग का आवर्त काल कहलाता है। इसे T अक्षर से निरूपित करते हैं। इसका SI मात्रक सेकंड है। आवृत्ति और आवर्त काल के मध्य संबंध को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जाता है। वो क्या है, V = I/T। अब आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं, यह चित्र है 11.7। निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च
तारव की ध्वनि की आवृत्ति अधिक होती है। अब आप यह तरंग विक्षोभ और तरंग विक्षोभ, ये दो चित्र आप देख सकते हो। निम्न तारव की ध्वनि की तरंग, इसमें कितना बड़ा बड़ा सा गैप है समय का। और फिर जब यह उच्च तारव की ध्वनि तरंग है तो इसमें यह रेखाएं कितने पास पास आ गई हैं। इसी तरह से अब आप एक ये चित्र देख रहे हो 11.8। इसमें क्या है, इसमें है मृदु ध्वनि का आयाम कम होता है तथा प्रबल ध्वनि का आयाम अधिक होता है। इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे तो आपको यह चित्र और अच्छे से देखने पर अच्छे से समझ में आएगा। अब आप पढ़ो इसको कि किसी ऑर्केस्ट्रा में वायलिन और बांसुरी एक ही समय में बजाई जाती है तो दोनों ध्वनियाँ एक ही माध्यम में चलती हैं तथा हमारे कानों तक एक ही समय में पहुंचती हैं। दोनों ही स्रोतों की ध्वनियाँ एक ही चाल से चलती हैं, परंतु जो ध्वनि हम ग्रहण करते हैं वे भिन्न भिन्न है। ऐसी ध्वनि से जुड़े विभिन्न अभिलक्षणों के कारण होता है, जिसको आप तारत्व इनमें से क्या है, एक अभिलक्षण है। तो बच्चों, आपने कभी वायलिन बजाते हुए और बांसुरी जब बजती है तो देखा है दोनों की आवाज़ों को आप अगर एक ही समय पर दोनों चीज़ें बज रही हैं तो आप दोनों को पहचान कर लेते हो कि यह बांसुरी की आवाज़ है और यह वायलिन की आवाज़ है। तो समझ में आया ये किस तरह से होता है। यह जो है ध्वनि से जुड़े हुए बहुत से हमारे अभिलक्षण हैं, जिनके कारण जो है इनमें एक तारत्व होता है और तारत्व इनमें से क्या है, हमारा एक अभिलक्षण है। अब आप आगे देखो, किसी उत्सर्जित ध्वनि की आवृत्ति को मस्तिष्क किस प्रकार अनुभव करता है उसे तारत्व कहते हैं। अब जब आप किसी भी चीज़ को या किसी की आवाज़ को सुनते हैं तो एकदम आपके माइंड में एक वो आता है कि आप थोड़ा सा अपना दिमाग पे जोर लगाते हैं। कानों में आपके जा रही है आवाज़, लेकिन आप उसको समझने में आपको 1 सेकेंड लगता है किस चीज़ की आवाज़ है। तो मस्तिष्क के द्वारा भी आप बहुत सी ध्वनियों को अनुभव करते हो, जिसको आप तारत्व कहते हो। किसी स्रोत का कंपन जो है जितनी शीघ्रता से होता है, आवृत्ति हमारी उतनी अधिक होती है और उसका तारत्व भी अधिक होता है। इसी प्रकार जिस ध्वनि का तारत्व कम होता है उसकी आवृत्ति भी कम होती है। जैसा आप चित्र देख रहे हो 11.7, इसमें हमने आपको बताया था कि तारत्व, निम्न तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति कम तथा उच्च तारत्व की ध्वनि की आवृत्ति क्या है, अधिक है। तो अब आप आगे देखो, किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ की तरंग का आयाम कहा जाता है। इसे साधारणतः अक्षर ए से निर्दिष्ट किया जाता है, जैसा कि चित्र 11.8 में देखें आप में प्रदर्शित हो रहा है। ध्वनि के लिए इसका मात्रक दाब या घनत्व का मात्रक होगा। अब मात्रक तो हर एक का है बच्चों, तो वो क्या है, अब आप यह देख रहे हो। ध्वनि की प्रबलता अथवा मृदुता मूलतः इसके आयात से ज्ञात की जाती है कि कोई आवाज़ कितनी कठोर है या कितने प्यार से बोली जा रही है, वो हम किससे ज्ञात करते हैं, आयाम से ज्ञात करते हैं। जब हम किसी मेज पर धीरे से चोट मारते हैं तो हमें एक मीठी आवाज़ सुनाई देती है। मृदु ध्वनि मतलब मीठी आवाज़ हमें सुनाई देती है, क्योंकि हम जो है वो कम ऊर्जा लगा रहे हैं। आपने धीरे से ही मारा ना, तो उससे क्या हुआ, कम ऊर्जा की ध्वनि जो है वो तरंग उत्पन्न करती है। यदि हम मेज पर जोर से चोट मारेंगे तो हमें क्या होगा, एक ज़ोर की आवाज़ सुनाई देगी, मतलब
प्रबल ध्वनि आप सुनाई देंगे। तो क्या आप इसका कारण बता सकते हैं कि उत्पादक स्रोत से निकलने के पश्चात ध्वनि तरंग जो है वो फैल जाती है। स्रोत से दूर जाने पर इसका आयाम और प्रबलता दोनों ही क्या कम हो जाते हैं। प्रबल ध्वनि अधिक दूर तक चल सकती है क्योंकि यह अधिक ऊर्जा से संबंध रखती है। अब जैसे आपने देखा चित्र 11.8 में समान आवृत्ति की प्रबल और मृदुल ध्वनि की आकृतियां आपको दिखाई दे रही हैं। प्रबल ध्वनि में कैसे वो जा रहा है ग्राफ आपका, और मृदु ध्वनि में किस तरह से जा रहा है। अब आप आगे देखिए, ध्वनि की यह गुणता वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व एवं प्रबलता की दो ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। जैसे एकल आवृत्ति की ध्वनि को टोन कहते हैं और कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को स्वर कहा जाता है और यह सुनने में अच्छा लगता है। अब जैसे जो आप छोटी सी आवाज़ को सुनते हो, कोई आपको धीरे से प्यार से बुलाता है तो वह कितना आपको सुनने में अच्छा लगता है। और यही कहीं ज़ोर ज़ोर से कोई ढोल पीट रहा है, कोई तेज़ म्यूज़िक बजा रहा है, वो आपको सुनने में जो है अच्छा नहीं लगता है। और जबकि आप म्यूज़िक अगर सुनो धीरे आवाज़ में, वो आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। शोर वाला म्यूज़िक में क्या होगा, आपको थोड़ी देर तो अच्छा लगेगा, फिर उसके बाद आपको वो अच्छा नहीं लगेगा। उसमें आप फिर कहोगे कि हमारा सिर फट रहा है, इसकी आवाज़ धीरे कीजिए। तो ध्वनि हमारी वही अच्छी होती है बच्चों। तभी आपको भी समझाया जाता है कि बच्चों को चिल्लाकर बात नहीं करनी चाहिए, आराम से बोलना चाहिए। आराम से बोले गए शब्द, प्यार से बोले गए शब्दों की अहमियत शोर करने वालों से जो है ज़्यादा होती है। जब जो बच्चे शोर करते हैं, क्लास में भी टीचर उनको दंड देता है ना कि तुम बहुत शोर करते हो, पढ़ते नहीं हो। अगर और जो बच्चे प्यार से बात करते हैं उनको सब अध्यापक भी पसंद करते हैं। और कई बार अगर वो कोई गलती भी कर देते हैं तो भी अध्यापक उनको माफ़ कर देते हैं। और अब शोर करने वाले बच्चों को क्या होता है, टीचर क्या कहता है कि अरे तुम तो वैसे भी शोर बहुत करते हो और अब ये तुमने गलती करी है, तब भी उसको दंड दे दिया जाता है। तो इसीलिए कहते हैं ना, आपको भी प्यार से बात कीजिए, अदब से बात कीजिए। तो ये ध्वनि जो है उसी का ही एक रूप है। अब यहाँ पर जो हैं 2 प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर हम आपको लिखवाएंगे। पहला प्रश्न है आपका, तरंग का कौन सा गुण निम्नलिखित को निर्धारित करता है? प्रबलता, तारत्व। अब आप इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है बच्चों ध्वनि तरंग की प्रबलता उसके आयाम द्वारा निर्धारित की जाती है। और दूसरा है तारत्व, तरंग की आवृत्ति तारत्व को निर्धारित करती है। यह आपको समझ आ गया। अब दूसरा प्रश्न आप करें, अनुमान लगाइए कि निम्न में से किस ध्वनि का तारत्व अधिक है? ए गिटार, बी कार का हॉर्न। अब आप इसका उत्तर लिखें। गिटार की आवाज़ कार के हॉर्न की तुलना में ज़्यादा तेज है। इस प्रकार गिटार का तारत्व कार के हॉर्न की तुलना में अधिक है। तो यह आपको समझ आए हमारे 2 प्रश्न। अब हम आगे देखेंगे। तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को तरंग वेग कहते हैं। तो अब तरंग वेग किसको कहते हैं? किस तरंग के किसी बिंदु जैसे एक संपीड़न या एक विरलन द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी जो क्या कहलाती है? तरंग वेग। तो अब हम जानते हैं वेग का फॉर्मूला क्या है? वेग बराबर में दूरी बटा समय, या बराबर में पाई बटा टी, बराबर में पाई गुना 1 बटा आई बटा टी।
यहाँ पाई ध्वनि की तरंग दैर्घ्य है। यह तरंग द्वारा एक आवर्त काल t से में चली गई दूरी है। अतः u बराबर में पाई v ब्रैकेट में 3 बिंदु आप देख रहे हो, फिर I बटा t बराबर में v अथवा u बराबर में पाई v। तो वेग का तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति। तो किसी माध्यम के लिए समान भौतिक परिस्थितियों में ध्वनि का वेग सभी आवृत्तियों के लिए लगभग स्थिर रहता है। तो समझ में आया आपको, और ये फार्मूलाज आपको अच्छे से याद करने हैं। अब आगे एक और उदाहरण है। किसी ध्वनि तरंग की आवृत्ति 2kHz और उसकी तरंग दैर्घ्य 35 सेंटीमीटर है। यहाँ 1.5 किलोमीटर दूरी चलने में कितना समय लगेगा? तो अब आप इसको हल कीजिए। दिया हुआ है आवृत्ति आपकी v = 2kHz बराबर में 2000 Hz। तरंग दैर्घ्य है आपकी पाई बराबर में 35 सेंटीमीटर बराबर में 0.35 मीटर। सेंटीमीटर को आपने किस में मीटर में बदल लिया। हम जानते हैं तरंग का वेग v बराबर में तरंग दैर्घ्य गुना आवृत्ति है। तो u बराबर में पाई v बराबर में 0.35 m गुना में 2000 Hz बराबर में क्या आ गया आपका 700 मीटर बटा s। तरंग को 1.5 किलोमीटर दूरी तय करने में लगने वाला समय आपका क्या आया, t बराबर में d बटा v। तो बराबर में क्या हो जाएगा 1.5 हजार मीटर बटा में 700 ms-1 बराबर में 15/7 s। ये आपका आया 2.1 s। तो ध्वनि आपकी क्या हुई 1.5 किलोमीटर तय करने में 2.1 s समय लिया। तो ये आपका उत्तर आ गया। अब आगे यहाँ पर फिर आपके प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के हम उत्तर लिखवाते हैं आपको। तो पहला प्रश्न है, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य आवृत्ति आवर्त काल तथा आयाम से क्या अभिप्राय है। तो आप इसका उत्तर लिखें। तरंग दैर्घ्य वेव लेंथ जो है तरंग दैर्घ्य को बोलते हैं 2 क्रमागत संपीड़नों अथवा 2 क्रमागत विरलों विरलन को R बोलते हैं और संपीड़न को आपने क्या लिखा था बच्चों, आप बताएंगे। संपीड़न को आपने किस चीज़ से संबोधित किया था, C से। तो यहाँ पर आ गया ये जो कर्मागत संपीड़न और 2 कर्मागत विरलन के बीच की दूरी को आपने क्या लिखा, तरंग दैर्घ्य कहलाती हैं। फिर है आवृत्ति। आवृत्ति क्या लिखें आप, एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या ध्वनि तरंग की आवृत्ति कहलाती है। फिर है आयाम। किसी माध्यम में मूल स्थिति के दोनों ओर अधिकतम विक्षोभ को आयाम कहते हैं। अब आप दूसरा प्रश्न देखें, किसी ध्वनि तरंग की तरंग दैर्घ्य तथा आवृत्ति उसके वेग में किस प्रकार संबंधित है। तो अब आप इसका उत्तर लिखें। तरंग का वेग बराबर में आवृत्ति गुना तरंग दैर्घ्य, ये हो गया आपका v बराबर में v गुना पाई। तो यह उसका उत्तर था। अब आप आगे देखेंगे, किसी दिए हुए माध्यम में एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 220 Hz तथा वेग का जो है 440 m/s है। इस तरंग की तरंग दैर्घ्य की गणना कीजिए। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे। तरंग दैर्घ्य बराबर में तरंग का वेग बटा आवृत्ति। तो यह आपकी क्या है 440 ms-1 बटा 220 s-1। तो यह आपकी क्या आ गई 2 मीटर। अब आप आगे देखें प्रश्न 4, किसी ध्वनि स्रोत से
50 मीटर दूरी पर बैठा हुआ कोई मनुष्य 500 HZ की ध्वनि सुनता है। स्रोत से मनुष्य के पास तक पहुंचने वाले 2 क्रमागत संपीड़न में कितना समय अंतराल होगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। 2 क्रमागत संपीड़नों के बीच का समय T बराबर में 1/V बराबर में 1/500 HZ बराबर में 1/500 S-1 बराबर में 0.002 S होगा। तो यह था इसका उत्तर। अब आप लिखेंगे किसी एकांक क्षेत्रफल से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। यद्यपि हम कभी कभी प्रबलता और तीव्रता शब्दों का जो है क्या करते हैं, शब्दों का पर्याय के रूप में उपयोग करते हैं, लेकिन इनका अर्थ एक ही नहीं है। प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशीलता की माप है। यद्यपि 2 ध्वनियाँ समान तीव्रता की हो सकती हैं, फिर भी हम एक को दूसरे की अपेक्षा अधिक प्रबल ध्वनि के रूप में सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे कान इसके लिए अधिक संवेदनशील हैं। तो बच्चों, इससे आप क्या समझे कि जब कोई भी जो ध्वनि है वो क्या है, बड़ी तेज़ है और तीव्र है, मतलब एक तो होती है तेज प्रबल, एक होती है मजबूत और एक होती है तीखी। तो आप दोनों की पहचान कर लोगे कि यह तो बड़ी कोई जो है, जैसे कोयल की आवाज़ है, कोयल कितना सुंदर गीत गाती है, उधर कौवा कैसे करता है काऊ काऊ। तो आप दोनों की आवाज़ को आप कितने अच्छे से समझ जाते हो। तो इसी तरह से जो 2 ध्वनियाँ हैं वो तीव्रता की भी हो सकती हैं, लेकिन हम एक को दूसरे के अपेक्षा जो है वो अच्छा सुनना पसंद करते हैं और वो जो हमारे कान को भी सुख देती हैं। अब जैसे कोयल का कूकना आपको अच्छा लगता है, ऐसे ही कौवा जब काऊ काऊ करता है वो आपको अच्छा नहीं लगता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और है, ध्वनि की प्रबलता तथा तीव्रता में अंतर बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखें, प्रबलता एक तरफ और एक तरफ तीव्रता। तो अब प्रबलता में आप लिखेंगे उत्तर में, प्रबलता ध्वनि के लिए कानों की संवेदनशील की माप है। तीव्रता में आप लिखेंगे किसी एकांक क्षेत्रफल में से 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। तो समझ में आया आपको इस प्रश्न का उत्तर, इन दोनों का अंतर। अब हम आगे देखेंगे विभिन्न माध्यमों में ध्वनि की चाल। अब हमारे पास बहुत से माध्यम हैं, अब उनमें आप ध्वनि की चाल को पढ़ेंगे। ध्वनि किसी माध्यम में एक निश्चित चाल से संचरित होती है। किसी ताड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर पश्चात सुनाई देती है। इसीलिए यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। तो बच्चों, अब यहाँ पर क्या आ गया, ध्वनि जो है वो किसी माध्यम से एक निश्चित चाल से संबंधित या संचरित होती है। जैसे किसी ताड़ित के गर्जन की ध्वनि प्रकाश की चमक दिखाई देने के कुछ देर पश्चात हमें सुनाई देती है। तो इसीलिए हम इससे आप क्या निष्कर्ष निकालते हो कि ध्वनि की जो चाल है वो प्रकाश की चाल से बहुत कम होती है। अब आपने कभी जैसे बादलों को गरजते हुए सुना है, तो बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है, तो यह उसी का एक उदाहरण आप यहाँ पर ले सकते हैं। अब आप आगे देखें, ध्वनि की चाल उस माध्यम के गुणों पर निर्भर करती है जिसमें यह क्या होती हैं, संचरित होती हैं। किसी माध्यम में ध्वनि की चाल माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि की चाल ठोस से गैसीय अवस्था की ओर जाने पर क्या होती है, कम होती जाती है। किसी
माध्यम में ताप बढ़ाने पर ध्वनि की चाल भी क्या है, बढ़ती है। उदाहरण के लिए वायु में ध्वनि की चाल 0 डिग्री सेल्सियस पर 331 ms-1 तथा 22 डिग्री सी पर 344 ms-1 है। सारणी 11.1 में विभिन्न माध्यमों में एक विशेष ताप पर ध्वनि की चाल को यहाँ पर दर्शाया गया है, दिखाया गया। अब आप ये तालिका देखो, इसमें क्या है, विभिन्न माध्यमों में 25 डिग्री सेल्सियस पर ध्वनि की चाल, पहली अवस्था, फिर पदार्थ, फिर चाल m/s में। तो पहले आपकी यहाँ पर ठोस वस्तुएं, ठोस पदार्थ हैं। तो ठोस पदार्थ क्या है, एल्यूमिनियम, वो क्या है 6420, फिर है निकेल 6040, फिर स्टील 5960, फिर लोहा 5950, पीतल 4700, फिर कांच फ्लिंट में 3980। अब द्रव पदार्थों में देखो चाल क्या आएगी, द्रव में है जल समुद्री 1531, जल आसुत 1498, इथेनॉल 1207, मीथेनॉल 1103। अब फिर आगे आपका यहाँ पर गैस, हाइड्रोजन 1284, हीलियम 965, वायु 346, ऑक्सीजन 316, सल्फर डाइऑक्साइड 213। तो यह आपकी तालिका थी कि कौन सा पदार्थ है और उसका क्या चाल है। तो यह आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब आप यहाँ पर एक और प्रश्न है, इसका उत्तर लिखेंगे। प्रश्न है, वायु, जल या लोहे में किस माध्यम में ध्वनि जो है वो सबसे तेज चलती है। तो आप इसका
उत्तर लिखें यहाँ पर। इसका उत्तर है ध्वनि लोहे में सबसे तेज 5950 ms के वेग से चलती है। तो बच्चों यह भी प्रश्न का उत्तर हो गया। अब आप आगे देखेंगे, आगे आपका क्या है, आगे पढ़ेंगे अब हम। ध्वनि का परावर्तन। ध्वनि किसी ठोस या द्रव से टकराकर ठीक उसी प्रकार वापस लौटती है जैसे कोई रबड़ की गेंद किसी दीवार से टकराकर वापस आती है। प्रकाश की भांति ध्वनि भी किसी ठोस या द्रव की सतह से परावर्तित होती है या परावर्तन के उन्हीं नियमों का अनुकरण करती है। परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब तक तथा ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा के मध्य बने कोण आपस में बराबर होते हैं और ये तीनों दिशाएं एक ही तल में होती हैं। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के लिए बड़े आकार के अवरोधक जो हैं की आवश्यकता होती है, जो चाहे पॉलिश किए हों या खुरदरे। अब बच्चों जो ध्वनि है आपकी, ध्वनि परावर्तन का नियम क्या है कि ध्वनि जैसे जब कोई भी ठोस या द्रव किसी चीज़ से टकराकर वापस आता है, जैसे अब आप एक गेंद से खेलते हो, गेंद को जब दीवार पर मारते हो वो वापस आपके हाथ में आ जाती है, इसी तरह से जो है ध्वनि भी ठोस या द्रव से टकराकर हमारे पास वापस आ जाती है। और प्रकाश की भांति ध्वनि भी क्या है, हमारी ठोस या द्रव की सतह से परिवर्तित होती है और परावर्तन के उन्हीं नियमों का ही वो अनुकरण करती है। तो समझ में आया आपको ये। अब यहाँ पर एक क्रियाकलाप है जो ये 11.5, जब आप इसको पढ़ेंगे, इसको देखेंगे कि ये ध्वनि का परावर्तन किस तरह से हो रहा है, तो आपको और भी अच्छे से समझ आएगा। अब यह चित्र 11.9 ध्वनि का परावर्तन देखो कि भांति दो एक जैसे पाइप लीजिए, एक चार्ट पेपर की सहायता से ऐसे पाइप बना सकते हैं। अब आपको एक मेज है, मेज को आपने दीवार के साथ लगा रखा है और इस पर घड़ी रखी हुई है और दो पाइप, मतलब या तो आप छोटे टुकड़े आपके पास पाइप के हैं या चार्ट पेपर से इसको बना सकते हो, और एक तरफ आपका कान है। यह आपने चित्र समझ लिया कि क्या है। अब आपने अब आगे देखो, पाइपों की लंबाई पर्याय होनी चाहिए चार्ट पेपर की लंबाई के बराबर। इन्हें दीवार के नज़दीक किसी मेज पर व्यवस्थित कीजिए और एक पाइप के खुले सिरे के पास एक घड़ी और दूसरे पाइप के सिरे के पास अपनी कान को लगाना है और आपको सुनना है। क्या सुनोगे आप? घड़ी की आवाज़, घड़ी की टिक टिक। अब आप देखो, दोनों पाइपों की स्थिति को इस प्रकार आपने संयोजित करना है कि आपको घड़ी की जो ध्वनि है वो अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से आप उसको सुन सको। तो इन पाइपों द्वारा दिखाए गए अभिलंब के मध्य के कोण को मापना है और इनके मध्य के संबंध को देखना है। अब आपने एक पूरा उसको बनाना है कि जिससे आपको अच्छे से उसकी जो है ध्वनि सुनाई दे सके। और फिर आपने जो है ये जो कोण है, मध्य के कोणों को मापना है और इनके मध्य के संबंध को भी दिखाना है, जैसा आप चित्र में देख रहे हो। दाईं तरफ पाइप को ऊर्ध्वाधर दिशा में कुछ ऊंचाई तक उठाइए और देखिए क्या होता है। इस क्रियाकलाप में घड़ी के स्थान पर आप कोई कंपन मोड भी रख सकते हैं, मोबाइल फ़ोन भी रख सकते हैं, आप कोई भी ऐसी चीज़ रख सकते हैं जिसकी आवाज़ उन पाइपों में से गुजरकर आपके कान तक पहुँचे। अब आप आगे देखें, आगे है आपका ये प्रतिध्वनि।
जब हम किसी उचित परावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत अथवा पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाते या ताली बजाते हैं तो हमें कुछ समय बाद वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है। सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहा जाता है। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना 0.1 S तक बनी रहती है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि एवं परिवर्तित ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। यदि हम किसी दिए हुए ताप जैसे 22 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल 344 m/s मान लें तो ध्वनि की अवरोधक तक जाने एवं परावर्तन के पश्चात वापस श्रोता तक 0.1 सेकंड के पश्चात पहुंचना चाहिए। तो श्रोता से परावर्तक पृष्ठ तक जाने और वापस आने में ध्वनि द्वारा जो समय तय किया गया उसकी कुल दूरी कितनी है? कम से कम 344 m/s गुना में 0.1 S और बराबर में ये क्या आ जाएगा? 34.4 मीटर होनी चाहिए। अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए अवरोधक की ध्वनि स्रोत से न्यूनतम दूरी जो है वो ध्वनि द्वारा तय की गई कुल दूरी की आधी अर्थात जो है आपकी 17.2 मीटर अवश्य होनी चाहिए। यह दूरी वायु के ताप के साथ बदलती है क्योंकि ताप के साथ ध्वनि के वेग में भी क्या हो जाता है? परिवर्तन आ जाता है और ध्वनि के बार बार परावर्तन के कारण हम एक से अधिक प्रतिध्वनियां भी सुन सकते हैं। बादलों के गड़गड़ाहट की ध्वनि कई परावर्तक पृष्ठों जैसे बादलों तथा भूमि से बार बार परावर्तन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। तो अब आप ये प्रतिध्वनि कैसे सुनते हैं इसके बारे में पढ़ा। अब हम आपको समझाते हैं कि जैसे आप कभी खुले मैदान में गए हो या पहाड़ों पर गए हो या आपने कई बार नाटक में या पिक्चरों में भी ये सीन देखा होगा कि जब कोई भी नायक है खड़ा होता है ऊंची चोटी पर और वहाँ से नायिका को आवाज़ लगाता है तो वो उसकी आवाज़ कितनी मतलब 1 सेकंड में ही कितनी बार उसकी आवाज़ें जो हैं वापस लौट के आती हैं। तो यह आपने चलचित्र मतलब पिक्चर या उसमें आपने देखा होगा कि कैसे जो हैं वो आवाज़ें आप वहाँ पर खड़े होकर ताली भी बजाते हो। आप एक बार ताली बजाओगे आपको वापसी जो आवाज़ आएगी 1 सेकंड के अंदर, 1 सेकंड बच्चों कितना होता है, उसमें आपको कितनी बार ताली की आवाज़ सुनाई दे जाएगी। अब यहाँ पर आपने इसका फॉर्मूला भी याद करना है कि क्या है कि उसमें आप इससे जो है अगर आपका प्रश्न आएगा तो आपको इस प्रकार से इसका हल करना है। अब आप आगे देखेंगे अनुरणन। अनुरणन क्या है? किसी विशाल सभा या भवन में उत्पन्न होने वाली ध्वनि दीवारों से बार बार परावर्तन के कारण अधिक समय तक बनी रहती है जब तक कि यह इतनी कम ना हो जाए कि यह सुनाई ही ना दे। यह बार बार परावर्तन जिसके कारण ध्वनि का स्थायित्व होता है अनुरणन कहलाता है। किसी सभा भवन या बड़े हॉल में अत्यधिक अनुरणन अत्यंत अवांछनीय है। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों और दीवारों पर ध्वनि अवशोषक पदार्थ जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदरे प्लास्टर अथवा पर्दे लगे होते हैं। सीटों के पदार्थों का चुनाव इनकी ध्वनि अवशोषक गुणों के आधार पर किया जाता है। आप कभी सभागार में गए हैं अपने विश्वविद्यालय के या वहाँ, तो आप देखेंगे कि आपके सभागार में क्या होता है, पर्दे लगे होते हैं और क्या होता है वहाँ पर जो है बोर्ड भी लगे होते हैं जिससे क्या होता है कि आवाज़ जो है वो एक निश्चित उसमें आपको सुनाई दे, ना कि जैसे अब जो दूर खड़ा होकर व्यक्ति बोलेगा तो उसकी आवाज़ कितनी गूंजती है, तो वो गूंजनापन जो रोकता है
उसको अनुरणन कहते हैं। मतलब आपको स्पष्ट आवाज़ सुनाई दे, आपको किसी तरह की उसकी गूंज जो होती है वो ना सुनाई दे। अब यहाँ पर एक उदाहरण है, एक मनुष्य किसी खड़ी चट्टान के पास ताली बजाता है तो उसकी प्रतिध्वनि 2s के पश्चात सुनाई देती है, मतलब 2 सेकंड के पश्चात सुनाई देती है। यदि ध्वनि की चाल 346 ms-1 ली जाए तो चट्टान तथा मनुष्य के बीच की दूरी को बताना है। तो आप इसको हल कीजिए। हल कैसे हल किया हुआ है, इसमें ध्वनि की चाल है आपकी v बराबर में 346 ms-1, प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय t बराबर में 2s, ध्वनि द्वारा चली गई दूरी v गुना t बराबर में 346 ms-1 गुना 2s बराबर में क्या आ गया 692 m। 2s में ध्वनि ने चट्टान तथा मनुष्य के मध्य की 2 गुनी दूरी तय की, अतएव चट्टान तथा मनुष्य के मध्य की दूरी क्या हुई 692 m/2 बराबर में 346 m। तो अब यहाँ पर यह प्रश्न है, कोई प्रतिध्वनि 3s पश्चात सुनाई देती है यदि ध्वनि की चाल 342 ms-1 हो तो स्रोत तथा परावर्तक सतह के मध्य कितनी दूरी होगी। तो आप अब इसका उत्तर लिखें। इसका उत्तर है, ध्वनि का वेग है आपका v बराबर में 342 ms-1, प्रतिध्वनि सुनने में लिया गया समय t बराबर में 3s, ध्वनि द्वारा तय की गई दूरी vt और बराबर में 3/3। इसको आप हल करें अब 342 गुना 3 तो ये क्या आ जाएगा 1026 m। 3s में ध्वनि परावर्तक सतह तथा स्रोत के बीच 2 गुनी दूरी तय करती है। स्रोत में परावर्तक सतह की दूरी 1026/2 बराबर में 513 मीटर है। तो यह था आपका प्रश्न, इसका आपने उत्तर लिखा। अब हम आगे देखेंगे। आगे है ध्वनि के बहुल परावर्तन के उपयोग। अब जैसे ये मेगाफोन देख रहे हो, अब चित्र देखो 11.10, इसमें क्या है, हॉर्न है और मेगाफोन। तो ये क्या है, मेगाफोन या लाउड स्पीकर, होरन, तुर्य एवं शहनाई जैसे वाद्य यंत्र सभी इस प्रकार बनाए जाते हैं कि जो ध्वनि है वो क्या है, सभी दिशाओं में फैले बिना केवल एक ही दिशा में जाती है। जैसे अब आप चित्र में से देख रहे हो कि आपने मेगाफोन में बोल रहे हो तो उसकी तरंगे देखो सब एक ही दिशा में जा रही हैं, इधर उधर नहीं जा रही हैं। उपयुक्त यंत्रों में एक नली का आगे का भाग खुला शंक्वाकार होता है। यह स्रोत से उत्पन्न होने वाली ध्वनि तरंगों को बार बार परावर्तित करके श्रोताओं की ओर आगे की दिशा में भेज देता है। अब आप आगे देखो कि किस तरह से आप इसमें बोलते हो और फिर किस तरह से उसमें से आवाज़ जो है बाहर लोगों तक जाती है। अब जो स्टेथोस्कोप है जो डॉक्टर पहनते हैं वो क्या करते हैं, अपने कानों में लगाते हैं और उसका एक हिस्सा आपके शरीर पर लगाते हैं। तो स्टेथोस्कोप जो है वो शरीर के अंदर मुख्यतः कहाँ पर, आपके हृदय और फेफड़े में उत्पन्न होने वाली ध्वनि के सुनने में काम आता है। स्टेथोस्कोप में रोगी के हृदय की जो धड़कन की ध्वनि है वो क्या है, बार बार परावर्तन के कारण डॉक्टर के कानों तक पहुंचती है। आप जब कभी बीमार हुए हैं, वैसे तो कभी कोई बीमार नहीं होना चाहिए, जब किसी को बुखार होता है या कुछ होता है वो डॉक्टर के पास जाता है। जैसा आप चित्र में भी देख रहे हो कि किस तरह से डॉक्टर जो है उस बच्चे को स्टेथोस्कोप लगा रहा है और उसने अपने कानों में भी लगाया हुआ है, जिससे क्या है वो उसकी धड़कन को सुन रहा है कि किस तरह से जो है उसके शरीर में कोई बीमारी है या उसका सब सही है। इसका पता लगाने के लिए डॉक्टर जो हैं स्टेथोस्कोप से हमें चेक करते हैं। अब आप आगे देखो, कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों एवं सिनेमा हॉल की छतें वर्गाकार बनाई जाती हैं
जिसमें कि परावर्तन के बाद ध्वनि जो है हॉल के सभी भागों में पहुंच जाए। अब ये आप चित्र 11.12 देखो, उसकी छत जो है वक्राकार है और जैसे सब जगह पर जो है सम्मेलन के कक्ष का वक्राकार छत आप देख सकते हैं। इसमें कभी कभार वक्राकार ध्वनि पटों को मंच के पीछे रख दिया जाता है, जिससे कि ध्वनि पट से परावर्तन के पश्चात समान रूप से पूरे हॉल में फैल जाए। अब देखो यहाँ पर बड़े बड़े हॉल होते हैं, यहाँ पर स्पीकर लगाए जाते हैं, तो वो स्पीकरों को इस तरह से या तो छत में लगाया जाता है या फिर वो पीछे की तरफ या कॉर्नर्स में लगा देते हैं, जिससे क्या है पूरी जगह पर आवाज़ जाए। अब आप एक और चित्र देखो 11.13, उसमें क्या है बड़े सभा भवन में उपयोग किए जाने वाले ध्वनि पट वो किस तरह से हैं। तो यह इस तरह से आपको दिखाए गए हैं ध्वनि का स्रोत और फिर किस तरह से तरंगे जो हैं वो फैल रही हैं। अब यहाँ पर एक और प्रश्न है, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार क्यों होती हैं? तो आप इसका उत्तर लिखेंगे, कंसर्ट हॉल की छतें वक्राकार इसलिए होती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल के सभी भागों में वो पहुंच जाए। तो आपको समझ में आ गया ये। अब हम पढ़ेंगे आगे श्रोता का परिसर, रेंज ऑफ हियरिंग, आप कैसे सुनते हो। सभी आवृत्ति की ध्वनि मनुष्य के द्वारा नहीं सुनी जा सकती। मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता या सुनने का जो होता है का परिसर कितना होता है, लगभग 20 Hz से 20,000 Hz। 1 Hz बराबर में 1 साइकिल बटे S तक होता है। 5 वर्ष से कम आयु के बच्चे और कुछ जंतु जैसे कुत्ते 25 kHz तक की ध्वनि सुन सकते हैं। ज्यों-ज्यों व्यक्तियों की आयु बढ़ती जाती है, उनके कान उच्च आवृत्तियों के लिए कम सुग्राही होते जाते हैं। 20 Hz से कम आवृत्ति की ध्वनियों को अवश्रव्य ध्वनि कहा जाता है। यदि हम अवश्रव्य ध्वनि को सुन पाते तो हम किसी लोलक के कंपनों को उसी प्रकार सुन पाते हैं जैसे कि हम किसी मक्खी पंखों के कंपन को सुन पाते हैं। गैंडा 5 Hz तक की आवृत्ति की अवश्रव्य ध्वनि का उपयोग करके संपर्क स्थापित करता है। हवेल और हाथी अवश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं। ऐसा देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पहले परेशान हो जाते हैं। देखो बच्चों कितनी बड़ी बात है ये। आज तक हमारे वैज्ञानिक भी नहीं पता लगाए कि भूकंप आने वाला है। अब जैसे बारिश की संभावना होती है, हमारे पास मैसेज आ जाता है या हम उसमें देख लेते हैं न्यूज़ में कि आज बारिश आएगी, आज तूफान आएगा, लेकिन भूकंप की सूचना हमें अभी तक नहीं मिलने का यंत्र मिला है। पर कुछ हमारे यहाँ पर पशु ऐसे हैं जिनको पता लग जाता है कि भूकंप आने वाला है, जिसकी वजह से वो परेशान हो जाते हैं। तो भूकंप जो है वो मुख्य प्रघाती तरंगों से पहले निम्न आवृत्ति की अवश्य ध्वनियाँ उत्पन्न करता है, जो शायद जंतुओं को सावधान कर देती है। तो 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को प्राशर्व ध्वनि या पराध्वनि कहा जाता है। अब ये जो ध्वनियाँ हैं ये डॉल्फिन और चमगादड़ एवं पॉर्पॉइज जैसे जंतु पराध्वनि उत्पन्न करते हैं। अब ध्वनियों के भी प्रकार हैं बच्चों। तो अब आप कितनी जो है आपका कान है वो देखा आपने, शुरू में हमने पढ़ा था कि हमारा कान जो है वो इतने हॉर्स पावर तक की ही आवाज़ को सहन कर सकता है। जब आप बहुत तेज़ आवाज़ सुनते हो तो बोलते हैं ना कि इससे आपके कान के पर्दे फट सकते हैं। तो हमें जो है ध्वनि को सुनने के लिए भी एक हमें जो है दायरा दिया गया है, तो उस दायरे की ही आवाज़ को हम अच्छे से सुनेंगे। अगर कोई ज़ोर से बोलेगा तो बोलते हैं ना हमारे कान में पर्दा होता है वो फट जाता है। तो इसीलिए
और जैसे जो ये हमारे जानवर हैं, ये हम किस तरह की प्रध्वनियाँ उत्पन्न करते हैं, और कुछ जो हमारी प्रजातियों के शलभ के श्रवण यंत्र हैं वो क्या हैं, बहुत ही सुग्राही होते हैं। और ये शलभ जो हैं ये चमगादड़ों द्वारा उत्पन्न उच्च वृत्ति के ची ची की ध्वनि को सुनते हैं। उन्हें अपने इधर उधर उड़ते हुए चमगादड़ के विषय में जानकारी मिल जाती है और जिससे वे स्वयं को पकड़े जाने से बचा लेते हैं। चूहे भी पराध्वनि उत्पन्न करके कुछ खेल खेलते हैं। अब जैसे कुछ कहते हैं ना कि कुछ अब चमगादड़ है वो अपनी जान को बचाने के लिए किसी पराजीवी को सुन लेते हैं कि ये हमारे आसपास है, तो वो अपनी जान बचाने के लिए छुप जाते हैं, इधर उधर चले जाते हैं। अब आप यहाँ पर ये पढ़ेंगे श्रवण सहायक युक्ति। कम सुनाई देने वाले लोगों को इस यंत्र की आवश्यकता पड़ती है। यह बैटरी से चलने वाली एक इलेक्ट्रॉनिक युक्ति है। आपने कई बार लोगों के कान में कुछ लगा हुआ देखा होगा, हल्की सी एक पाइप सी बाहर होती है प्लास्टिक की और कान के अंदर उनके लगा होता है। वो बच्चों एक छोटी सी मशीन होती है, उसके अंदर बैटरी होती है जिसके माध्यम से जो है जिन लोगों को नहीं सुनाई देता है वो या कम सुनाई देता है वो इस यंत्र को अपने कान में लगाते हैं। तो इसमें क्या है, एक छोटा सा माइक्रोफोन, एक एम्पलीफायर और स्पीकर होता है। जब ध्वनि माइक्रोफोन पर पड़ती है तो वह ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित कर देता है। एम्पलीफायर इन विद्युत संकेतों को प्रवर्धित कर देता है। ये संकेत स्पीकर द्वारा ध्वनि की तरंगों में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। ये ध्वनि तरंगें कान के डायाफ्राम पर आपतित होती हैं और व्यक्ति को ध्वनि जो है वो स्पष्ट सुनाई देती है। अब यहाँ पर फिर प्रश्न है, इन प्रश्नों के आप उत्तर लिखेंगे। सामान्य मनुष्य के कानों के लिए श्राव्यता परिसर क्या है, कि आप कितनी आवाज़ को कितने उसमें सुन सकते हो। तो इसका उत्तर लिखें। औसतन मनुष्य के कान की ध्वनि श्राव्यता का परिसर 20 Hz से 20,000 Hz है। अब आप आगे देखें, निम्न में से संबंधित आवृत्तियों का परिसर क्या है। तो आप इसका उत्तर ए का अश्रव्य ध्वनि। जब ध्वनि की आवृत्ति 20 Hz से कम हो तो उसे अश्रव्य इंफ्रासाउंड ध्वनि कहते हैं। फिर बी है आपका पराध्वनि। 20 kHz से अधिक आवृत्ति की ध्वनि प्राश्रव्य अल्ट्रासाउंड ध्वनि कहलाती है। तो यह थे आपके प्रश्न के उत्तर। अब आप देखें पराध्वनि के अनुप्रयोग। एप्लीकेशन ऑफ अल्ट्रासाउंड। पराध्वनियाँ उच्च आवृत्ति की तरंगें होती हैं। पराध्वनियाँ अवरोधों की मौजूदगी में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों और चिकित्सा के क्षेत्र में पराध्वनियों का विस्तृत रूप से उपयोग किया जाता है। तो अब ये जो पराध्वनियाँ हैं ये क्या हैं, उच्च आवृत्ति की तरंगें हैं और यह पराध्वनियाँ अवरोधों की मौजूदगी में भी एक निश्चित पथ पर जो हैं चलती हैं और इनका उपयोग कहाँ पर किया जाता है, उद्योग और चिकित्सा के क्षेत्रों में। अब आप आगे एक और देखें। पराध्वनि प्राय उन भागों को साफ करने में उपयोग की जाती हैं जिन पर पहुंचना दुर्लभ होता है, जैसे स्प्राकिकाल नली, विषमाकार के पुर्जे, इलेक्ट्रॉनिक अव्यय आदि। जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जिनल विलयन में रखा जाता है और इस विलयन में जो हैं पराध्वनियाँ तरंगें भेजती हैं और उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई और गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं और इस प्रकार क्या होता है, वो वस्तु जो है पूर्ण रूप से साफ हो जाती है। अब आप आगे देखें। पराध्वनि का प्रयोग धातु के ब्लॉक पिंडों में दरारों और अन्य खामियों का पता लगाने के लिए भी किया जाता है।
धात्विक घटकों को प्रायः बड़े बड़े भवनों, पुलों, मशीनों और विज्ञान संबंधी उपकरणों को बनाने के लिए इनको उपयोग में लाया जाता है। धातु के ब्लॉक पिंडों में मौजूदा दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन अथवा पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से प्रेषित की जाती हैं तथा प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए जो है संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि जरा सी कमी होती है तो पराध्वनि तरंगें परावर्तित हो जाती हैं, जो कमी की मौजूदगी को दर्शाती हैं, जो आप 11.4 में देख रहे हो। पराध्वनि धातु के ब्लॉक में कमी वाले स्थान से परावर्तित होती हुई। अब धातु का ब्लॉक देखो, इसके दोष देखो, और ये पराध्वनि, और यहाँ पे संसूचक। तो इससे क्या हो गया, साधारण ध्वनि जिसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, कमी वाले स्थानों के कोणों से मुड़कर कहाँ पर पहुँच जाती है, संसूचक तक। तो इसीलिए इस ध्वनि का उपयोग इस कार्य के लिए नहीं किया जाता। ये इसमें दोष आ गया, तो ये यहाँ तक नहीं पहुँच पाई। अब आप आगे देखें, पराध्वनि तरंगों को हृदय के विभिन्न भागों से प्रवर्तित कराकर हृदय का जो है वो प्रतिबिंब बनाया जाता है। इस तकनीकी को इकोकार्डियोग्राफी या ईसीजी भी कहा जाता है। तो बच्चों, यह जो है अनुप्रयोग मतलब अल्ट्रासाउंड जो है, ये आपके लिए बहुत ही लाभदायक है। इनको पढ़कर आप समझ सकते हो कि किस तरह से आपको इनको साफ़ करना है या किस तरह से हमारे शरीर में, हमारे यंत्रों में कार्य करते हैं। अब आप आगे देखें, पराध्वनि जो संसूचक है वो पराध्वनि तरंगों का उपयोग करके मानव शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब प्राप्त जो है करने के लिए काम में लाया जाता है। इस संसूचक से क्या है, रोगी के विभिन्न शरीर अंगों जैसे यकृत, पित्ताशय, गर्भाशय, गुर्दे आदि का प्रतिबिंब जो है वो प्राप्त किया जाता है। यह संसूचक को शारीरिक विषमताएं जैसे पित्ताशय और गुर्दे में पथरी तथा विभिन्न अंगों में ट्यूमर का पता लगाने में मदद करता है। इस तकनीक में पराध्वनि तरंगें शरीर के ऊतकों में गमन करती हैं और उस स्थान से परिवर्तित हो जाती हैं जहां ऊतक के घनत्व में परिवर्तन होता है। इसके पश्चात इन तरंगों को विद्युत संकेतों में परिवर्तित किया जाता है जिससे कि उस अंग का प्रतिबिंब बना लिया जाए। इन प्रतिबिंबों को मॉनिटर पर प्रदर्शित किया जाता है या फिल्म पर मुद्रित कर लिया जाता है। इस तकनीक को आप अल्ट्रासोनोग्राफी भी कहते हैं। अल्ट्रासोनोग्राफी का उपयोग किसके लिए किया जाता है, जैसे अगर आपके शरीर में पथरी है या और भी कुछ, जैसे स्त्री के गर्भकाल में भ्रूण की जांच करने के लिए और उसके जन्मजात कमियों एवं वृद्धि शारीरिक विषमताओं का पता लगाने के लिए भी अल्ट्रासोनोग्राफी का प्रयोग जो है किया जाता है। आगे एक और है इसका, पराध्वनि का उपयोग गुर्दे में छोटी सी पथरी के लिए भी किया जाता है कि इसको किस तरह से तोड़ने के लिए कर सकते हैं सूक्ष्म कणों को। ये कण बाद में क्या है, मूत्र के द्वारा बाहर आ जाते हैं। तो समझ में आ गया ये आपको पराध्वनि के अनुप्रयोग। अब आपने इस पाठ में क्या सीखा वह है, तो देखिए, ध्वनि विभिन्न वस्तुओं
के कंपन करने की वजह से उत्पन्न होती है। ध्वनि किसी द्रव्यात्मक माध्यम में अनुदैर्घ्य तरंगों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि माध्यम में क्रमागत संपीड़नों और विलयनों के रूप में संचरित होती है। ध्वनि संचरण में माध्यम के कण आगे नहीं बढ़ते, केवल विक्षोभ ही संचरित होता है। घनत्व के अधिकतम मान से न्यूनतम मान और पुनः अधिकतम मान के परिवर्तन से एक दोलन पूरा होता है। वह न्यूनतम दूरी जिस पर किसी माध्यम का घनत्व या दाब आवर्ती रूप से अपने मान को पुनरावृत्ति करता है, ध्वनि की तरंग दैर्घ्य कहलाती है। तरंग द्वारा माध्यम के घनत्व के एक संपूर्ण दोलन में लिए गए समय को आवर्तकाल T कहा जाता है। एकांक समय में दोलनों की कुल संख्या की आवृत्ति V कहा जाता है। V बराबर में I/T। ध्वनि का वेग यहाँ पर U है, आवृत्ति V है और तरंग दैर्घ्य पाई के आकार में है। संबंध है तो U बराबर में पाई V। ध्वनि की चाल मुख्यतः संचरित होने वाले माध्यम की प्रकृति एवं ताप पर निर्भर करती है। ध्वनि के परावर्तन के नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा एवं परावर्तन होने की दिशा परावर्तक पृष्ठ पर खींचे गए अभिलंब के से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि तथा परिवर्तित ध्वनि के मध्य कम से कम 0.1 s का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए। किसी सभा भवन में ध्वनि निर्बंध बार बार परिवर्तनों के कारण उसे हम अनुरणन कहते हैं। ध्वनि के अभिलक्षण जैसे तारत्व, प्रबलता और गुणता संगत तरंगों के गुणों द्वारा निर्धारित है। प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। किसी एकांक क्षेत्रफल में 1 सेकंड में गुजरने वाली ध्वनि ऊर्जा को ध्वनि की तीव्रता कहा जाता है। मानवों में ध्वनि की श्रव्यता की आवृत्तियों का औसत परिसर 20 Hz से 20 kHz तक है। श्रव्यता के परिसर से कम आवृत्तियों की ध्वनि को अश्रव्य ध्वनि तथा श्रव्यता के परिसर से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को पराध्वनि कहा जाता है। पराध्वनि के चिकित्सक तथा प्रौद्योगिकी क्षेत्रों में अनेक उपयोग हैं। तो बच्चों, यह था आपका पाठ जो आपने अच्छे से किया। इसके प्रश्न उत्तर और जो इस पाठ के बीच में आए और इस पाठ में आपने क्या सीखा वो हमने आपको संक्षेप में बताया। अब हम इस पाठ का प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो पहला प्रश्न है बच्चों इसमें, ध्वनि क्या है और यह कैसे उत्पन्न होती है? इसका उत्तर लिखें। ध्वनि ऊर्जा का एक रूप है। यह वस्तुओं के कंपन करने के कारण उत्पन्न होती है। अब प्रश्न 2 देखें। एक चित्र की सहायता से वर्णन कीजिए ध्वनि के स्रोत के निकट वायु में संपीड़न तथा विलयन कैसे उत्पन्न होते हैं। तो बच्चों, ये आपने चित्र देखा था ना, जो किताब में हम पाठ पढ़ रहे थे 11.6a तथा 11.b में दिखाया गया ध्वनि घनत्व या दाब के उतार चढ़ाव के रूप में संचरित होता है। और चित्र जो था 11.6c में घनत्व तथा दाब के उतार चढ़ाव को ग्राफीय रूप से प्रदर्शित किया गया है। तो वो चित्र आपने यहाँ पर बनाना है और फिर आपने लिखना है, जब ध्वनि किसी तरंग माध्यम में गति करती है तो घनत्व तथा दाब दोनों ही उनके औसत मान से ऊपर और नीचे दूरी के साथ परिवर्तित होते हैं। जब ध्वनि तरंग माध्यम में संचरित होती है
तो घनत्व तथा दाब में क्या उतार चढ़ाव होते हैं। संपीड़न में कण पास पास होते हैं। इन्हें चित्र आप सी के ऊपरी भाग में दिखाया गया है। संपीड़न वह क्षेत्र है जहाँ घनत्व तथा दाब दोनों ही अधिक होते हैं। विरलन निम्न दाब का क्षेत्र है। इसमें कण दूर दूर हो जाते हैं। उन्हें घाटी में प्रदर्शित करते हैं, जो चित्र सी शिखर को तरंग का श्रृंग तथा घाटी को गर्त कहा जाता है। तो बच्चों, यह था आपके प्रश्न 2 का उत्तर। अब आप प्रश्न 3 देखें। ध्वनि तरंगों की प्राकृतिक अनुदैर्ध्य क्यों है? तो आप इसका उत्तर लिखें। ध्वनि तरंगें माध्यम में संपीड़न तथा विरलन के रूप में गति करती हैं। माध्यम के कण ध्वनि तरंग के संचरण की दिशा के आगे पीछे गति करते हैं, इसीलिए ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुदैर्ध्य है। ये था आपका प्रश्न 3 का उत्तर। प्रश्न 4 देखें। ध्वनि का कौन सा अभिलक्षण किसी अन्य अंधेरे कमरे में बैठे आपके मित्र की आवाज़ पहचानने में आपकी सहायता करता है? तो आप इसका उत्तर लिख सकते हैं। गुणता अथवा टिम्बर ध्वनि का वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व तथा प्रबलता की 2 ध्वनियों में अंतर करने में सहायता करता है। अब आप प्रश्न 5 देखें। तड़ित की चमक तथा गर्जन साथ उत्पन्न होते हैं, लेकिन चमक दिखाई देने के कुछ सेकंड पश्चात गर्जन सुनाई देती है। ऐसा क्यों होता है? इसका उत्तर लिखें। क्योंकि ध्वनि की चाल प्रकाश की चाल से बहुत कम है। अब आप यहाँ पर प्रश्न 6 देखें। किसी व्यक्ति का औसत श्रव्य परास 20 Hz से 20 kHz है। इन 2 आवृत्तियों के लिए ध्वनि तरंगों की तरंगदैर्ध्य ज्ञात कीजिए। वायु में ध्वनि का वेग 344 ms-1 लीजिए। तो आप यहाँ पर इसका उत्तर लिखेंगे। ध्वनि का वेग u बराबर में 344 ms-1, आवृत्तियाँ v1 बराबर में 20 Hz, v2 बराबर में 20 Hz, तो ये हो गया आपका 20,000 Hz। 20 Hz की आवृत्ति की ध्वनि की तरंगदैर्ध्य या पाई के आकार में लिखेंगे 1 बराबर में u/v1 बराबर में 344 20। फिर है 20 kHz आवृत्ति की ध्वनि तरंगदैर्ध्य आप लिखेंगे पाई के आकार में 2/u/v² बराबर में 344 बटा में 20,000, तो ये आ गया आपका 0.0172 मीटर। अब आप प्रश्न 7 देखें। 2 बालक किसी एल्युमिनियम पाइप के 2 सिरों पर हैं। एक बालक पाइप के एक सिरे पर पत्थर से आघात करता है। दूसरे सिरे पर स्थित बालक तक वायु तथा एल्युमिनियम से होकर जाने वाली ध्वनि तरंगों के लिए समय का अनुपात आपको ज्ञात करना है। तो आप इसका उत्तर लिखें। मान लीजिए एल्युमिनियम पाइप की लंबाई बराबर में dm, वायु में ध्वनि का वेग 346 ms-1, वायु में ध्वनि द्वारा लिया गया समय d/346 s, एल्युमिनियम में ध्वनि का वेग 6420 ms-1, एल्युमिनियम पाइप में ध्वनि द्वारा लिया गया समय t जो है आपका एल्युमिनियम बराबर में d/6420 s, ध्वनि द्वारा वेग और एल्युमिनियम में लिए गए समय का अनुपात t जो है वायु बटा t एल्युमिनियम गुना d/346, 6420 बटा d बराबर में 6420 बटा 346, ये हो गया 18.55।
फिर आप देखें प्रश्न 8, किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 Hz है, 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। तो इसका उत्तर लिखें। स्रोत की आवृत्ति 100 Hz बराबर में 100 S-1, 1 S में कंपन की संख्या 100, 1 मिनट में 60 S में कंपनों की संख्या 100 गुना 60 ये आ गया 6000। तो क्या ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती है जिनका कि प्रकाश की तरंगें करती हैं? इन नियमों को बताइए। तो आप इसका उत्तर लिखें। हाँ, ध्वनि परावर्तन के उन्हीं नियमों का पालन करती हैं जिनका प्रकाश की तरंगें करती हैं। ध्वनि के परावर्तन नियम के अनुसार ध्वनि के आपतन होने की दिशा तथा परावर्तन होने की दिशा परावर्तक सतह पर खींचे गए अभिलंब से समान कोण बनाते हैं और ये तीनों एक ही तल में होते हैं। अब आप प्रश्न 10 देखिए। ध्वनि का एक स्रोत किसी परावर्तक सतह के सामने रखने पर उसके द्वारा प्रदत्त ध्वनि तरंग की प्रतिध्वनि सुनाई देती है। यदि स्रोत तथा परावर्तक पृष्ठ की दूरी स्थिर रहे तो किस दिन प्रतिध्वनि अधिक शीघ्र सुनाई देगी? जिस दिन ताप अधिक होगा या जिस दिन ताप कम होगा? तो आप इसका उत्तर लिखें। गर्म दिन ध्वनि का वेग बढ़ता है। इस प्रकार परावर्तित ध्वनि स्रोत के पास 0.1 S पहले वापस आ जाती है, अतः स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनाई नहीं दे सकती। अब प्रश्न 11 देखें आप। ध्वनि तरंगों के परावर्तन के 2 व्यवहारिक उपयोग लिखिए। पहला है स्टेथोस्कोप, एक चिकित्सा यंत्र है जो शरीर के अंदर मुख्यतः हृदय तथा फेफड़ों में उत्पन्न होने वाली ध्वनि को सुनने में काम आता है। दूसरा है आपका कंसर्ट हॉल, सम्मेलन कक्षों तथा सिनेमा हॉल की छतें वक्राकार बनाई जाती हैं जिससे कि परावर्तन के पश्चात ध्वनि हॉल में के सभी भागों में पहुंच जाए। अब प्रश्न 12 देखेंगे आप। 500 मीटर ऊंची किसी मीनार की चोटी से एक पत्थर मीनार के आधार पर स्थित एक पानी के तालाब में गिराया जाता है। पानी में इसके गिरने की ध्वनि चोटी पर कब सुनाई देगी? G बराबर में 10 ms-2 तथा ध्वनि की चाल 340 ms-1। तो आप इसका उत्तर लिखें। सबसे पहले हम पत्थर द्वारा मीनार की आधार पर पहुंचने में लिया गया समय S = UT = 1/2 GT², परंतु S बराबर में 500 M, U बराबर में 0, तो G आ गया आपका यहाँ पर 10 ms-1। तो 500 बराबर में 0.0, तो यहाँ पर आप क्या आ जाएगा आपका 500 बराबर में 0 = 1/2 गुना 10 गुना T²। तो ये आपका आ गया T² बराबर में 500/5 बराबर में 100। यह आ जाएगा ये T बराबर में 10S। तो ध्वनि के आधार से चोटी तक गति करने में लिया गया समय क्या है आपका? T बराबर में दूरी बटा ध्वनि का वेग। तो ये क्या है? 500 मीटर बटा में 340 ms-1, तो ये आ गया 1.47 S। तो कुल समय जिसके बाद पत्थर गिरने की आवाज़ सुनाई देगी वो क्या होगी आपकी? T = T1 बराबर में 10 = 1.47, तो ये हो गई आपकी 11.47 S। अब आप एक और प्रश्न देखें। प्रश्न 13। एक ध्वनि तरंग 339 ms-1 की चाल से चलती है। यदि इसकी तरंग दैर्घ्य 1.5 सेंटीमीटर हो तो तरंग की आवृत्ति कितनी होगी? क्या ये श्रव्य होगी? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। ध्वनि तरंग का वेग जो है आपका U बराबर में 10, तरंग दैर्घ्य क्या है आपका 1.5 सेंटीमीटर, तो ये हो गया आपका 0.015 M।
तो अब इसकी आवृत्ति आप निकालेंगे। v बराबर में u बटा तरंग दैर्घ्य बराबर में क्या आ जाएगा 339 बटा 0.015, तो ये हो गया आपका 22.600 Hz। अब आप प्रश्न 14 देखें। अनुरणन क्या है, इसे कैसे कम किया जा सकता है? तो अब आप इसका उत्तर लिखें। बारंबार ध्वनि प्रवर्तन के बाद निर्बर्ध होता है, इसे अनुरणन कहते हैं। अनुरणन को कम करने के लिए सभा भवन की छतों तथा दीवारों की ध्वनि अवशोषक पदार्थों जैसे संपीड़ित फाइबर बोर्ड, खुरदने प्लास्टर आदि लगाए जाते हैं। अब यहाँ पर आप प्रश्न 15 देखो। ध्वनि की प्रबलता से क्या अभिप्राय है, यह किन कारकों पर निर्भर करती है? तो इसका उत्तर लिखो। ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के लिए कानों की शारीरिक अनुक्रिया है। प्रबलता दो कारकों पर निर्भर करती है, आयाम और कानों की संवेदनशीलता। अब प्रश्न 16 देखो। वस्तुओं को साफ करने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे करते हैं? इसका उत्तर है जिन वस्तुओं को साफ करना होता है उन्हें साफ करने वाले मार्जन विलयन में पराध्वनि तरंगें भेजी जाती हैं। उच्च आवृत्ति के कारण धूल, चिकनाई तथा गंदगी के कण अलग होकर नीचे गिर जाते हैं। इस प्रकार वस्तु पूर्णतः साफ हो जाती है। अब आप प्रश्न 17 देखो। किसी धातु के ब्लॉक में दोषों का पता लगाने के लिए पराध्वनि का उपयोग कैसे किया जाता है, वर्णन कीजिए। धातु के ब्लॉकों में विद्यमान दरार या छिद्र जो बाहर से दिखाई नहीं देते हैं, भवन या पुल की संरचना की मजबूती को कम कर देते हैं। पराध्वनि तरंगें धातु के ब्लॉक से गुजारी जाती हैं और प्रेषित तरंगों का पता लगाने के लिए संसूचकों का उपयोग किया जाता है। यदि थोड़ा सा दोष या कमी होती है तो पराध्वनि तरंगें परिवर्तित हो जाती हैं, जो दोष या कमी की उपस्थिति को दर्शाती हैं। तो यह आपका एक चित्र भी था, वो आप इस प्रश्न के उत्तर में आप वो चित्र भी बना सकते हैं। चित्र था पराध्वनि धातु के ब्लॉक में दोष युक्त या कमी वाले स्थान से परिवर्तित हो जाती हैं। यह चित्र आपका पाठ में है, इस चित्र को आप बना सकते हैं। तो यह था बच्चों आपका पाठ ध्वनि, जो अब पाठ आपका 12 था, यहीं पर समाप्त होता है। आप इस पाठ को अच्छे से समझें। अब हम आपको अगले पाठ पर मिलते हैं।